नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले जौनपुर को पढ़ा, फिर बंगाल को पढ़ा, फिर हम लोगों ने कश्मीर को पढ़ा, फिर मालवा को पढ़ा। आज हम लोग गुजरात को देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग गुजरात को देखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि गुजरात पश्चिम भारत का एक समृद्ध राज्य था। गुजरात पश्चिम भारत का एक समृद्ध राज्य था। उसकी समृद्धि से तुर्की आक्रमणकारी सदैव इसकी ओर आकृष्ट होते रहते थे या हुए, ठीक है। आप देखेंगे कि 1026 से 1025 से 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके यहां से अपार धन संपदा लूटा था, ठीक है। आप देखेंगे कि 1297 में, पहले तो आप 1025-26 को जान लें। 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके यहां से अपार धन संपदा एकत्रित करी, ठीक है। आप देखेंगे कि 1297 ईस्वी में 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? गुजरात को दिल्ली सल्तनत में क्या किया? मिला लिया, ठीक है। 1297 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 1297 से लेके तैमूर आक्रमण तक। तैमूर आक्रमण कब हुआ था? 1398 में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात को अपने अधीन कर लिया या दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया, उससे लेके तैमूर आक्रमण तक गुजरात क्या हुआ? गुजरात जो है दिल्ली सुल्तानों के अधीन रहा, ठीक है। आप देखेंगे कि गुजरात में जो है जब स्वतंत्र सत्ता स्थापित होती है तो आप देखेंगे कौन करता है? अहमद शाह, ठीक है। अहमद शाह द्वारा अहमद शाह क्या करता है? गुजरात में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है, ठीक है। अब इसी को अहमद शाह को स्वतंत्र, ऐसा कह सकते हैं कि अहमद शाह को स्वतंत्र गुजरात का वास्तविक जो है संस्थापक माना जाता है, ठीक है। हम लोग किसको पढ़े? गुजरात को। स्वतंत्र गुजरात का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है?
अहमद शाह को। अहमद शाह का जो कार्यकाल है वो 1411 ईस्वी से लेके 1442 ईस्वी तक। कितना? अहमद शाह का जो कार्यकाल है 1411 ईस्वी से 1442 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है। अब देखेंगे कि अहमद शाह जो है एक साहसी और युद्ध प्रिय शासक था। क्या था? साहसी एवं युद्ध प्रिय, साहसी एवं युद्ध प्रिय शासक था। ठीक है। अब देखेंगे कि अहमद शाह पूरे शासनकाल में अनवरत युद्ध करता रहा। ठीक है। पूरे शासनकाल में अनवरत युद्ध करता रहा और कभी भी वो उसे जो है पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा। ठीक है। उसने कभी पराजय नहीं उसे मिला। अब देखेंगे उसने, कौन? अहमद शाह जूनागढ़, मालवा, असीरगढ़ और राजपूताना तथा आसपास के अन्य प्रदेशों, ठीक है, आसपास के अन्य प्रदेशों पर क्या किया? विजय प्राप्त किया था। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि 1413 ईस्वी में 1413 ईस्वी में अहमद शाह ने आसवल, या ऐसा कह सकते हैं कि आसवाल के प्राचीन नगर के स्थान पर आसवाल के प्राचीन नगर के स्थान पर क्या बसाया? अहमदाबाद प्राचीन नगर के स्थान पर अहमदाबाद नामक नगर की क्या करता है? स्थापना करी। ठीक है। स्थापना किया। ठीक है। अब देखेंगे तथा क्या करता है कि उसके पहले गुजरात की राजधानी कहां रहती है? पाटन। ठीक है। गुजरात की राजधानी उस समय कहां थी? पाटन थी। अब अहमद शाह अपनी राजधानी कहां करता है? पाटन से हटा के अहमदाबाद कर देता है। राजधानी जो है अहमदाबाद कर देता है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि हम जो है अहमद शाह की जो है धार्मिक नीति को देखेंगे। किसको? धार्मिक नीति को। धार्मिक नीति। ठीक है। आप देखेंगे कि धार्मिक रूप से अहमद शाह असहिष्णु था। क्या था? अहमद शाह असहिष्णु था। असहिष्णु क्यों था? क्योंकि उसने सिद्धपुर नामक उत्तरी गुजरात के, कहां? सिद्धपुर नामक
उत्तरी गुजरात के प्राचीन तीर्थ स्थल को सिद्धपुर नामक उत्तरी गुजरात, उत्तरी गुजरात के प्राचीन तीर्थ स्थलों को क्या किया, तीर्थ स्थलों को नष्ट करके वहां के मंदिरों का जो है विनाश कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, अहमद शाह को असहिष्णु कहा गया। ठीक है, आप देखेंगे कि सिद्धपुर, जब सिद्धपुर का अभियान किया था, सिद्धपुर नामक स्थल पर जो उत्तरी गुजरात में था, उसके अभियान पर था, तो आप देखेंगे किसने जो है उसी समय गुजरात में क्या करा, गुजरात में जजिया कर, गुजरात में जजिया कर जो है लगा देता है, जबकि इसके पहले गुजरात में कभी जजिया कर जो है नहीं लगाया गया था। ठीक है, अहमद शाह के पहले गुजरात में कभी भी जजिया कर लागू नहीं था। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद हम धार्मिक नीति के बाद हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां। अहमद शाह कला और वास्तुकला का महान संरक्षक है। किसका, कला और कला एवं वास्तुकला का महान संरक्षक था। इस्लामी जो है गुजरात के जैन स्थापत्य कला का समन्वय कर अनेक भव्य मस्जिदों, खानकाहों तथा मदरसों का निर्माण कराया था। किसने, अहमद शाह। ठीक है, देखेंगे कि अहमदाबाद के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, अहमदाबाद के जामा मस्जिद, अहमदाबाद में जामा मस्जिद, जामा, ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, अहमद शाह ने बनवाया था। अहमद शाह एक प्रतिभा संपन्न कवि भी था। क्या था, प्रतिभा संपन्न कवि भी है, प्रतिभा संपन्न कवि भी है। ठीक है, अब देखेंगे उसके समय में मिस्री विद्वान कौन, बदरुद्दीन इमामीनी। कौन, बदरुद्दीन इमामीनी कौन था, ये मिस्री विद्वान था, मिस्र का विद्वान था, मिस्री विद्वान था। ठीक है, मिस्री विद्वान था। इसने क्या करा, इसने अहमद शाह के समय में गुजरात की क्या करी, यात्रा करी थी। ठीक है, गुजरात राज्य की यात्रा करी थी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि किसने, बदरुद्दीन इमामीनी। बदरुद्दीन इमामीनी क्या करता है, वो जो है अहमद शाह को सुल्तान हुआ। क्या, अहमद शाह को सुल्तान, अहमद शाह को सुल्तान में विद्वान, क्या, सुल्तान में विद्वान तथा विद्वानों में
विद्वानों में विद्वान, या ऐसा कह सकते हैं कि सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों में सुल्तान। सॉरी, कौन कहा? बदरुद्दीन इमामीनी ने अहमद शाह को सुल्तान में विद्वान तथा विद्वानों में सुल्तान कहा। ठीक है, आप देखेंगे कि 1442 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1442 ईस्वी में अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि बहादुर शाह गुजरात का अंतिम महान शासक था। कौन? बहादुर शाह गुजरात का अंतिम महान शासक था। ठीक है, और आप देखेंगे कि 1572 में, कौन? 1572 में 72 ईस्वी में गुजरात को किसने? गुजरात को मुगल सम्राट अकबर ने इसे क्या किया? अपने साम्राज्य में या मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब इसके बाद एक शासक होता है महमूद बेगड़ा। ठीक है, महमूद बेगड़ा को हम लोग पढ़ेंगे। महमूद बेगड़ा का जो शासनकाल है ये 1459 से 1511 ईस्वी। कितना? 1459 से 1511 ईस्वी है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो महमूद बेगड़ा है यह गुजरात का महानतम शासक है। कहां का? गुजरात का महानतम शासक है। ठीक है, गुजरात का महानतम शासक था। अब देखेंगे कि अल्पायु होते हुए भी उसने अपनी सैन्य कुशलता का प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शन किया। वह एक वीर योद्धा था। आप देखेंगे कि गिरनार व चंपानेर, ध्यान दीजिएगा, गिरनार व चंपानेर के दुर्ग को जीतने के कारण, ठीक है, जीतने के कारण महमूद को क्या? बेगड़ा कहा गया। जीतने के कारण यहां इनको बेगड़ा नाम की संज्ञा दी गई। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि बेगड़ा उसकी क्या थी? बेगड़ा उसकी
उपाधि थी। बेगड़ा उसकी उपाधि थी। ठीक है, देखेंगे आप जब गिरनार विजय के बाद क्या होता है, गिरनार विजय, गिरनार विजय के बाद महमूद बेगड़ा ने मुस्तफाबाद नामक नगर बसाया था। क्या? मुस्तफाबाद नामक नगर, ठीक है। गिरनार विजय के बाद महमूद बेगड़ा जो है क्या करता है, मुस्तफाबाद नामक नगर जो है बसाता है। ठीक है, और आप देखेंगे किसको, मुस्तफाबाद को अपनी दूसरी राजधानी भी बनाता है। मुस्तफाबाद उसकी क्या होती है, ये उसकी द्वितीय राजधानी भी होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि चंपानेर गिरनार विजय के बाद मुस्तफाबाद नामक नगर बसाता है, फिर वही चंपानेर के दुर्ग पर भी क्या होता है, महमूद बेगड़ा का अधिकार हो गया था, और इन्हीं दोनों के विजय के बाद उसे बेगड़ा नामक उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, उसने आप देखेंगे यहां गिरनार विजय के बाद मुस्तफाबाद नामक नगर बसाता है, तो वहीं चंपानेर विजय के बाद क्या करता है, चंपानेर विजय के बाद वह मुहम्मदाबाद इस चंपानेर का नाम क्या करता है, मुहम्मदाबाद कर देता है। मुहम्मदाबाद, चंपानेर का नाम हो मुहम्मदाबाद रखा। ठीक है, ठीक है। फिर आप देखेंगे अपने शासन के बाद के वर्षों में क्या करता है, महमूद बेगड़ा ने द्वारका पर अधिकार किया। किस पे? द्वारका पर। द्वारका पर भी महमूद बेगड़ा का अधिकार होता है। ठीक है, और आप देखेंगे इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण था समुद्री डाकू। ठीक है, द्वारका पर आक्रमण करके अपने अधीन करने का मेन कारण था समुद्री डाकुओं। जो समुद्री डाकू थे वो क्या करते थे, उनके उस बंदरगाह से जब मक्का जाने वाले हज यात्रियों को क्या करते थे, लूट लेते थे। ठीक है, मक्का इस जो है गुजरात में जो द्वारका था, द्वारका क्या था, द्वारका के पास बंदरगाह था, और जब उस बंदरगाह से हज यात्री जाते थे मक्का, तो यहाँ के जो समुद्री डाकू थे क्या करते थे, वो जो है हज यात्रियों को लूट लेते थे। ठीक है, इसी का उसने क्या किया, यहां पर आक्रमण करके द्वारका को भी अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि महमूद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था। किसका? यह जो है महमूद बेगड़ा सिकंदर लोदी का क्या था, समकालीन था। इसके शासनकाल में आप देखेंगे प्रथम बार दिल्ली के शासक कौन, सिकंदर लोदी, जो इसका समकालीन था। प्रथम बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक कौन, महमूद बेगड़ा को क्या भेजा, उपहार भेजा था। ध्यान दीजिएगा, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा को दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार
उपहार भेजा था। कौन? सिकंदर लोदी, महमूद गजनवी, बहलोल लोदी, अबू बकर, इस टाइप के नाम दे दिए जाएंगे और आपको किस पे टिक करना है? सिकंदर लोदी। ठीक है। आगे आप देखेंगे कि चंपानेर के निकट, ठीक है, चंपानेर के निकट उसने क्या किया? उसने एक स्वर्गिक उपवन, जिसको कहा गया बाग ए फिरदौस, ठीक है, किसके निकट? चंपानेर के निकट। चंपानेर के निकट वो क्या करता है? एक जो है स्वर्गिक उपवन, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया बाग ए फिरदौस, जिसे कहा गया बाग ए फिरदौस। बाग ए फिरदौस कहा गया कि स्थापना कौन करा? महमूद बेगड़ा ने करी थी। आप देखेंगे कि महमूद बेगड़ा का जो दरबारी कवि था कौन था? उदयराज। महमूद बेगड़ा का जो दरबारी कवि है कौन है? उदय राज। क्या है ये? दरबारी कवि है। ठीक है, उदयराज उसका दरबारी कवि था। आप देखेंगे कि उदयराज ने क्या करा? सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित, क्या? सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक क्या करी? कविता लिखी। महमूद चरित नामक कविता लिखी थी। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1511 ईस्वी में बेगड़ा की मृत्यु के बाद ठीक है, 1511 ईस्वी में महमूद बेगड़ा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1511 ईस्वी में महमूद बेगड़ा की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1511 में महमूद बेगड़ा की मृत्यु हो जाती है। आप देखेंगे कि वह एक विचित्र पुरुष था। वह एक विचित्र पुरुष था। आप देखेंगे कि उसके काल में विदेशी यात्री कौन? दो विदेशी यात्री थे। एक था कौन? बारथेमा। कौन था? बारथेमा। व कौन? बारथेमा व बारबोसा। बारथेमा व बारबोसा। ठीक है, बारथेमा व बारबोसा ने उसके विषय में क्या करा? अनेक रोचक तथ्य लिखे थे। क्या लिखे थे? आप देखेंगे कि बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को एक विष पुरुष कहा था। क्या कहा था? विष पुरुष। ठीक है, महमूद बेगड़ा को बारबोसा एक विष पुरुष कहता है। ठीक है, वह लिखता है कि बचपन से ही कौन? महमूद बेगड़ा बचपन से ही महमूद बेगड़ा किसी नियमित विष का सेवन करता था। किसी विष का नियमित रूप से सेवन करता था। और आप देखेंगे वो आगे लिखता है कि अगर उसके हाथ पे मक्खी बैठ जाती थी तो फूल कर स्वतः क्या करती थी? मर जाती थी। ठीक है, फूल कर मर जाती थी। और दूसरा, वह जो है महमूद बेगड़ा पेटू नाम से भी प्रसिद्ध था। क्या? पेटू
नाम से, पेटू नाम से भी प्रसिद्ध था। कैसे? आप देख लेंगे कि इसी प्रकार कौन बारथेमा, बारथेमा क्या लिखता है? बारथेमा ने महमूद बेगड़ा के विषय में लिखा है कि उसकी मूछ इतनी लंबी थी, किसकी? महमूद बेगड़ा की। उसकी मूछ इतनी, महमूद बेगड़ा की मूछ इतनी लंबी थी कि उसे अपने सर के पीछे बांधता था, सर के पीछे बांधता था। ठीक है, गुजरात के बारे में बस इतना है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे राजपूताना को, हम लोग पढ़ेंगे राजपूताना को। ठीक है, राजपूताना। अब देखेंगे कि उत्तर भारत में राजपूतों ने जिस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया वह उनके नाम से पुकारा जाने लगा। मतलब कि उत्तर भारत में राजपूतों ने जिस भी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, उनको, उस क्षेत्र को उनके नाम से पुकारा जाने लगा। आप देखेंगे कि राजस्थान को राजकुमारों का निवास स्थल कहा गया। राजस्थान को राजपूतों का निवास स्थल कहा गया। ठीक है, ये ऐसा कह सकते हैं कि राजस्थान राजपूतों का निवास स्थल है। और आप देखेंगे कि इससे जो है स्वतंत्र तथा अर्ध स्वतंत्र दोनों राज्य सम्मिलित थे। इसमें जो है स्वतंत्र व अर्ध स्वतंत्र दोनों राज्य सम्मिलित थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? मेवाड़ को पढ़ेंगे। मेवाड़, ठीक है, मेवाड़। वर्तमान में मेवाड़ को क्या कहता है? आधुनिक उदयपुर। आधुनिक उदयपुर। अब देखेंगे कि गुहलावत राजवंश, कौन? गुहलावत राजवंश या गहलौत, गुहलौत या गहलौत राजवंश के अंतर्गत मेवाड़ एक प्राचीन राजवंश था। कौन? मेवाड़ एक प्राचीन राजवंश था। ठीक है, इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी उदयपुर थी, जिसका नाम वर्तमान में उदयपुर है। ठीक है, इसकी राजधानी उदयपुर, नहीं, उदयपुर के निकट नागदा थी। कहां? उदयपुर के निकट कहां? नागदा। मेवाड़ की राजधानी नागदा थी। गुहलावत वंश का बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर अधिकार किया था। कितने? 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर अधिकार किया था।
और आप देखेंगे कि इसने अरब यात्रियों का, किसे, अरब आक्रमणकारियों, यात्रियों सॉरी, अरब आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक क्या किया, प्रतिरोध भी किया था। ठीक है, कौन, बप्पा राव। आप देखेंगे गुहलोत वंश का ही एक शासक कौन है, जयक्षेत्र सिंह। जयक्षेत्र सिंह, जय क्षेत्र सिंह। ये जो जयक्षेत्र सिंह है, इसने क्या करा, इसने जो है राजस्थान में तुर्कों के प्रसार को रोका था। किसका, तुर्कों के प्रसार को रोका था। कौन, जयक्षेत्र सिंह ने राजस्थान में तुर्कों के प्रसार को रोका था। इसी के शासनकाल में, किसके, जयक्षेत्र सिंह के शासनकाल में इल्तुतमिश ने, कौन, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने नागदा, इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण के क्या करा, उसे नष्ट कर दिया था। नागदा क्या था, नागदा उस समय मेवाड़ की राजधानी थी। नागदा के नष्ट होने के बाद क्या होता है, जयक्षेत्र सिंह क्या करता है, चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बना देता है। ठीक है, फिर मेवाड़ की राजधानी कहा जाती है, नागदा जब नष्ट हो जाता है तो मेवाड़ की राजधानी हो जाती है कहां, चित्तौड़। ठीक है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हो जाती है। और कौन बनाता है, यह बनाता है जय क्षेत्र सिंह। ठीक है, जय क्षेत्र सिंह द्वारा मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ बना दी जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक कौन था, उस समय 1303 में चित्तौड़ का शासक था राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह। ठीक है, राजा रतन सिंह तत्कालीन समय में चित्तौड़ का क्या था, राजा था। ठीक है, या शासक था। रतन सिंह क्या करते हैं, रतन सिंह अलाउद्दीन के सामने आत्मसमर्पण कर देते। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया और फलस्वरूप चित्तौड़ पर किसका अधिकार होता है, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है तो क्या करता है, वो वहां का, चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त करता है, वहां इसने खिज्र खां को, खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक जो है नियुक्त कर दिया, तथा चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा, चित्तौड़ का नाम बदल के रख दिया खिज्राबाद। चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन ने खिज्राबाद रख दिया। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे, लेकिन मेवाड़ पर जो है खिलजी वंश का जो शासन था क्या था, अस्थायी रूप से था। क्या, अस्थायी था। ठीक है, अस्थायी शासन, अस्थायी शासन था। ठीक है, या अस्थायी शासन
रहा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत में पहली बार अगर किसी को सफलता मिली तो अलाउद्दीन खिलजी को मिली थी। ठीक है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका। ठीक है, अब देखेंगे कि खिलजी वंश के पतन के बाद, ठीक है, जब खिलजी वंश का पतन हो जाता है तो खिलजी वंश के पतन के बाद वहां जो है राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर हम्मीरदेव ने, कौन? हम्मीरदेव, खिलजी वंश के पतन के बाद राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर कौन? हम्मीरदेव। हम्मीरदेव क्या करते हैं? हम्मीरदेव ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। हम्मीरदेव ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे, और चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद हम्मीरदेव चौहानों को हटाकर, किसको? चौहानों को हटाकर सिसोदिया, चौहानों को हटाकर सिसोदिया वंश को स्थापित कर हम्मीरदेव ने क्या करा? हम्मीरदेव चित्तौड़ में किया था। ठीक है, चौहानों को हटाकर सिसोदिया में, ठीक है, सिसोदिया में हम्मीरदेव ने क्या किया? चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना करी। कौन? हम्मीरदेव। ठीक है, और इसी को हम्मीरदेव को क्या? सिसोदिया वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आप देखेंगे कि इसके पश्चात राजवंश की एक छोटी शाखा, किसका? सिसोदिया का शासन शुरू हुआ। राजवंश की एक छोटी शाखा सिसोदिया का शासनकाल शुरू होता है, जिसके शासक कौन? हम्मीरदेव होते हैं। राणा हमीर ने क्या किया कि 1314 से 1478, इनका जो शासनकाल है क्या है? 1314 से 1378 ईस्वी। ठीक है, 1314 से 1378 ईस्वी। आप देखेंगे कि चित्तौड़ को क्या किया? वापस जीत लिया। ठीक है, चित्तौड़ को वापस जीत लिया। और आप देखेंगे कि इसके शासन ने मेवाड़ में एक नए युग की शुरुआत की। ठीक है, हमीरदेव मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। ठीक है, हमीरदेव मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? समकालीन था। ठीक है, अब देखेंगे हमीरदेव के बाद उसका पुत्र चेत सिंह 1378 से 1405। कौन? हमीरदेव के बाद उसका पुत्र चेत सिंह गद्दी पर बैठता है। कितने से? 1378 से 1405 ईस्वी तक। ठीक है, 1405 ईस्वी तक। अब देखेंगे इसके बाद क्रमशः चेत सिंह के बाद कौन? लखा सिंह। कौन? लखा सिंह।
लखा सिंह जो है 1405 ईस्वी में दिल्ली पर बैठता। इसके बाद आप देखेंगे मोकल। कौन? मोकल 1418 ईस्वी में। ठीक है, सब छोटे छोटे हैं। 1418 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 1431 ईस्वी में मोकल की मृत्यु के बाद, ठीक है, लखा सिंह 1405 से 1418 ईस्वी तक। फिर मोकल जो है 1418 ईस्वी से कितने 1431 ईस्वी तक। जब 31 में मोकल की मृत्यु हो जाती है तो मोकल की मृत्यु के बाद राणा कुंभा, कौन? राणा कुंभा 1431 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। ठीक है, आप देखेंगे कुंभा के शासनकाल में उसका एक रिश्तेदार, कौन? रणमल। इसके शासनकाल में उसका एक कौन रिश्तेदार, कौन था? रणमल। क्या था? शक्तिशाली हो गया था। रणमल जो है बहुत शक्तिशाली हो गया था। और आप देखेंगे कुछ ईशाल राजपूत सरदारों ने क्या करा, जो घृणा करते थे उन लोगों ने क्या करा, इनकी जो है हत्या, रणमल की हत्या कर दी थी। कुंभा ने अपने प्रबल विरोधी, कुंभा ने, कौन? राणा कुंभा। राणा कुंभा अपने प्रबल विरोधी मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया। राणा कुंभा का प्रबल विरोधी कौन है? मालवा का महमूद खिलजी। मालवा का महमूद खिलजी। मालवा का महमूद खिलजी को क्या करता है? राणा कुंभा हरा देता है या परास्त कर जो है 1448 ईस्वी में कहा? मेवाड़ में, चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ जो है स्थापित कराया या कीर्ति स्तंभ की स्थापना करी। राणा कुंभा को कुंभकर्ण भी कहा जाता था। क्या? कुंभकर्ण। ठीक है, राणा कुंभा एक वीर योद्धा, सफल सेना नायक, संस्कृति तथा साहित्य का महान संरक्षक, वेद, उपनिषद, स्मृति, मीमांसा के साथ ही साथ व्याकरण, राजनीति तथा साहित्य का क्या था? ज्ञाता था। आप देखेंगे उसने जयदेव की गीत गोविंद, जयदेव द्वारा जो गीत गोविंद नामक रचना करी गई थी उस पर क्या है? रसिक प्रिया नामक एक टीका और चंडी शतकम। रसिक प्रिया नामक
टीका एवं चंडी शतकम, ठीक है, चंडी शतकम नामक जो है क्या, चंडी शतकम पर एक विवेचना लिखी है, एक पुस्तक, विवेचना नामक एक पुस्तक लिखी। किसका? रसिक प्रिया नामक टीका चंडी शतकम की विवेचना करे। आप देखेंगे कि जो राणा कुंभा है, संस्कृत, प्राकृत तथा 3 अन्य स्थानीय भाषाओं में 4 नाटकों, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, ठीक है, ये इनके क्या थे? 3 भाषाओं में थे। आप देखेंगे कि सुप्रबंध, ठीक है, सुप्रबंध के रचयिता, ध्यान दीजिएगा, किसके? सुप्रबंध, सुप्रबंध के रचयिता कौन है? सुप्रबंध के रचयिता राणा कुंभा। सुप्रबंध के रचयिता राणा कुंभा क्या करते हैं? सुप्रबंध के रचयिता राणा कुंभा की हत्या 1473 ईस्वी में, ठीक है, 1473, राणा कुंभा की हत्या 1473 ईस्वी में उसके पुत्र, किसके? राणा कुंभा के पुत्र कौन? उदा। राणा कुंभा के पुत्र उदा ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि चूंकि इसने अपने पिता की हत्या करी थी, इसलिए वहां के राजपूत सरदारों के विरोध के कारण ये जो उदा है बहुत दिन तक, क्या, बहुत दिनों तक सत्ता का सुख नहीं भोग सका। उसके बाद उसका भाई कौन? रणमल। उदा का एक भाई कौन है? रणमल है, ठीक है, उदा का एक भाई रणमल है। इस रणमल की बात आप मत करिएगा, तो इसका रिश्तेदार था। और रणमल क्या है? रणमल को राणा कुंभा का पुत्र है, ठीक है। रणमल जो है 1473 से 1509, रणमल जो है रणमल 1473 ईस्वी से 1500, ठीक है, 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक गद्दी पर रहा, ठीक है। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद, रणमल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन? राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह, ठीक है। राणा संग्राम सिंह मेवाड़ की गद्दी पर कितना? 1509 से 1528 ईस्वी तक रहाया बैठा, ठीक है। अब देखेंगे कि राणा सांगा ने 1517 से 1518 ईस्वी में, 1517 कौन? राणा सांगा 1517-18 ईस्वी में कहा? किस युद्ध में? घटोली के युद्ध में। घटोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान, किसके? दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान कौन? दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को क्या करा? परास्त
करा था या पराजित किया था। आप देखेंगे कि 1527 ईस्वी में, यह डेट आपको याद होना चाहिए, 1527 में क्या हुआ था? खानवा का बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, खानवा के युद्ध में वह मुगल बादशाह बाबर से हार गया। ठीक है, खानवा के युद्ध में कौन जीतता है? खानवा के युद्ध में बाबर की विजय होती है और राणा सांगा हार जाता है। ठीक है, राणा सांगा हार जाता है। और आप देखेंगे इसके बाद क्या होता है? इसके पश्चात योग्य शासक के अभाव में जहांगीर ने क्या किया? योग्य शासक के अभाव में जहांगीर कौन है? मुगल वंश का सुल्तान है, जहां बादशाह है। जहांगीर ने इसे क्या करा? मुगल राजवंश में या अपने साम्राज्य में इसे अपने साम्राज्य में क्या करा? मिला लिया। ठीक है, आप देखेंगे कि मेवाड़ का प्रतापी राजा कौन? राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ का, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का प्रतापी राजा मेवाड़ का प्रतापी राजा राणा संग्राम सिंह, जिसे हम क्या कहते थे? राणा सांगा, जिसे हम राणा सांगा के नाम से जानते थे। वो क्या था? वो बाबर के समकालीन था, तभी तो बाबर से युद्ध हुआ। बाबर के समकालीन था। ये तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। क्या? 1527 खानवा का युद्ध पूछा। मिलान करने के लिए आता है कि 1527 में खानवा किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा। कौन जीता, कौन हारा? राणा सांगा की है पराजय हुई, बाबर विजित होता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। कल हम लोग मारवाड़ का राठौर वंश पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए। और अगर कहीं इस कंटेंट में आपको कमियां दिखें, क्योंकि वैसे तो सारा कंटेंट एनसीईआरटी बेस पर है, लेकिन अगर कहीं कुछ बताने में, समझाने में गलती हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।